हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपका जो एसएसटी का एग्ज़ाम आपने दिया है आज क्लास 10th वालों ने, तो उनकी जो आंसर की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जितने भी आंसर, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ, चाहे वो आपने किए हों या ना किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके पेपर की स्टार्टिंग हो चुकी है, इसके ऊपर आपका रोल नंबर वगैरह होगा और फिर यहाँ से नेक्स्ट पेज पे ये रहा, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करने थे, है ना, और 10 जो थे वो आपको छोड़ने थे। तो हम तो सारे ही करेंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट कर देते हैं अपने क्वेश्चंस करना। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा इजी आंसर है, मतलब कोई भी कर देगा, कोई भी, इतना इजी था। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, इंग्लैंड है। इसका आंसर स्टूडेंट्स इंग्लैंड है। ठीक है, कुछ जिन्होंने फ्रांस इटली किया है उनका तो गलत ही है, इंग्लैंड आपकी बुक में दिया हुआ है। ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन था, मैं तो कहती हूँ कि सब ने कर दिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्राइवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो इसमें कंफ्यूज हो गए हों, लेकिन थोड़ा सा वो टेक्निक, टिक्स एंड ट्रिप्स जो भी आपने अगर वीडियो देखी होंगी, तो मेरे हिसाब से इसमें एक ट्रिक ये लगती, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो फेडरल तो उसमें कहीं आया नहीं है, ना फ्यूडल आया है और ना ही लिबरल वर्ड आया है। कंजर्वेटिव ज़रूर आया है। तो जिनको इस क्वेश्चन का आंसर वैसे नहीं पता होगा, उन्होंने ट्रिक लगाई होगी, तो कंजर्वेटिव ही लगा दिया होगा उन्होंने, तो शायद अगर उनको इतना पता होगा कि ये बाकी तीनों वर्ड नहीं आए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंजर्वेटिव। ओके, ये वाला, दिस वन। तो ये इसका आंसर है, एक सेकेंड, ये वाला कंजर्वेटिव। सेकंड का हमारा ए है, फर्स्ट का हमारा डी था। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। सो ये तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत इजी दिए हैं, सेक्शन भी सबको ही हार्ड लग रहा था। कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें कंफ्यूजिंग और हार्ड ही लगे थे बाकी सबको। तो क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो हमारा है ए। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। तो ये जो थी, ये हमारी यूरोपियन पावर्स थी। ओके, ये हमारी यूरोपियन पावर्स थी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहीवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830। तो ये एक तरीके से मतलब थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बुक में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि फर्स्ट अपहील टेकन जो भी है प्लेस इन जुलाई 1830 इन फ्रांस। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, वो हमारा है फ्रांस। और जर्मनी, इंग्लैंड तो है ही नहीं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, डीप वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें और ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको बुक अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो मतलब बहुत अच्छी लग रही है, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, वो भी अपने आंसर चेक कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड।
इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो ये भी आपकी बुक की लाइन है और आपको टीचर्स ने भी ज़रूर बताया होगा कि इसको ध्यान से पढ़ लेना। किसने कहा है, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो लाइन है ये किसने कही है। साफ साफ वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये लाइन मैटरनिच ने कही है। ओके, मैटरनिच मतलब कि बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसका जो आंसर है वो आप एक तुक्का लगा सकते थे ये सोच के कि विलियम 1, 2 या फिर फ्रेडरिक 3, तो हमने सुना नहीं है, हमें तो याद नहीं कि हमने सुना भी होगा। तो ऑटो वन बिस्मार्क ही होगा इसका आंसर। तो अगर आप ऐसे सोच सोच के कुछ लगा सकते हैं जिनको आपको ना पता हो आंसर, तो आप कर सकते हैं, मतलब आपके मार्क्स आ सकते हैं अच्छे खासे। तो इसका आंसर ए है। ओके, ऑटो वन बिस्मार्क। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारा है, अरे रिपीट हो गया क्या। Who among the following had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic during 1830s? So guys, ये थोड़ा सा हिला देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको आंसर नहीं पता, आपने गलत किया, कोई बात नहीं, 0.8 का ही तो एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स नहीं कटेगा आपका, 0.8 कटेंगे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 का सी। ओके, गिसिप मजीनी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ ओवर ग्रेजिंग द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों को याद ना हो, क्योंकि हमने तो बस इतना ही पढ़ा था कि ओवरग्रेजिंग क्या होती है या फिर इरिगेशन वगैरह, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, ये तो पढ़ा नहीं था हमने कि कहाँ कहाँ होती है, कौन से मेनली स्टेट्स हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स से नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन जो बहुत ही टॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा, और उन्होंने पता है इसका आंसर क्या क्या होगा, मैं बता देती हूँ आपको। उन्होंने किया होगा ए। ओके, तो जिन्होंने ए नहीं किया उनको तो भाई साहब गलत हो गया, क्योंकि 8th का तो मतलब महाराष्ट्र ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सिलाइन इन नेचर। तो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना ठीक से, उन्होंने ज़रूर रेड सॉइल किया होगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एरिड सॉइल, जो कि राजस्थान में पाई जाती है ना, बस राजस्थान में ही पाई जाती है, और तो बहुत ही कम पाई जाती होगी बाकी जगह। जो आपके मैप है ना ज्योग्राफी में, तो उसमें एरिड सॉइल सिर्फ राजस्थान में ही दिखाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लीड्स टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स। ठीक है, तो सॉइल इरोजन प्लेन्स में किस वजह से होता है, विंड से होता है, ग्लेशियर से होता है, रनिंग वाटर से, या फिर अर्थक्वेक। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका विंड किया है, या फिर रनिंग वाटर किया है, फिर अर्थक्वेक। ठीक है, ग्लेशियर्स तो हो नहीं सकता प्लेन्स में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि राजस्थान वगैरह में जहाँ पे डेजर्ट एरिया भी जो होते हैं, तो वहाँ पे जब हवा चलती है ना, तो ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की वो हट के कहीं और चली जाती है। ठीक है, तो विंड इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी ने सही आंसर किए होंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छे गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब बच्चे बोल रहे थे कि उनके एग्ज़ाम इजी ही गया है, मतलब अच्छा गया है, सॉरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो इसमें लिखा है डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज़ कॉज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हमें इसमें बताना है कि डिफॉरेस्टेशन माइनिंग की वजह से कौन से स्टेट में हुआ है।
ठीक है, ये लिखा है ना, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज़ कॉज 7 लैंड डिग्रेडेशन। हाँ चलो भाई, तो इसका आंसर भी बता ही देती हूँ मैं आपको। इसका आंसर, मैं इसलिए ही तो आई हूँ यहाँ पे आपको आंसर बताने के लिए। तो 11 का आंसर है ए, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं बिना देरी करे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली इन 1861। अगर आपको याद हो कि जो हॉल ऑफ मिरर था वहाँ पे, नहीं नहीं, नहीं सॉरी, मैं कहीं और चली गई। तो 12th वाले का जो करेक्ट आंसर है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली इन 1861, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पर लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। इनमें से हमें बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा यूनियन लिस्ट में है। तो आंसर है आपका कम्युनिकेशन, नहीं है इसका आंसर। कम्युनिकेशन इसका आंसर नहीं है, ट्रेड, ट्रेड है। ओके, मैंने करेक्ट आंसर लिख रखे हैं बट मुझे ना एकदम से ऐसे देखने में कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो चलो, करेक्ट आंसर इसका ट्रेड है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बेल्जियम मॉडल। नॉट को हाईलाइट किया गया है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि नॉट है या फिर क्या है। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर है हमारा डी, डी, डी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए ना इजी इजी से, कि जिन बच्चों को कुछ ना आता हो, जिन्होंने प्री बोर्ड में अपने बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, तो वो बच्चे आराम से कर सके, मतलब पास हो जाए वो। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है, बताइए, सोच रहे होंगे कुछ लोग, अरे क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इंडिया। ठीक है, इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटीज इज इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका। ओके, तो ये भी बहुत इजी आंसर है, आप देख के आराम से बता देंगे, लेकिन हो जाते हैं कुछ बच्चे कंफ्यूज। तो इसका आंसर है सिन्हालाज, डी। ठीक है, 16 का डी आंसर है हमारा। अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। सो इसका आंसर हमारा बिजनेस है, बी। ओके, एंड नेक्स्ट पे हमारा क्वेश्चन है 18, एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो ये थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा इसका आंसर, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है कि आपने सही आंसर इसका सी ही किया होगा, टर्शियरी सेक्टर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये जो आपके स्टार्टिंग के जो थ्री वो है ना ऑप्शन, आप पढ़ लेना, मतलब पढ़े तो होंगे आपने। तो ये जो है ना आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आपने पढ़े होंगे, उसके ये फीचर है। लास्ट वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें याद ही नहीं है, तो हमने लास्ट वाले पे क्लिक कर दिया है। ओके, तो लास्ट वाला हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें लिखा है, एट द इनिशियल स्टेजेस of development, which one of the following sector was the most important of economic activity। इसका आंसर है आपका क्वेश्चन को, सॉरी, आंसर आपका ए। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। 21 क्वेश्चन है हमारा,
Activities in which natural products are changed into other forms come under which one of the following sector. तो जिसमें हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज कर दिया जाता है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है, तो वो किस सेक्टर में आता है? ठीक है, वो हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। और 23 क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो ये क्वार्टरनरी तो हमने पढ़ा नहीं है, और टर्शरी में कुछ नेचुरल का ऐसा होता नहीं है। सेकेंडरी का हमने पढ़ा है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करा जाता है, ऊपर वाला क्वेश्चन में पढ़ा है। तो प्राइमरी ही होगा। जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, उन्होंने ज़रूर ऐसे तुक्के लगाए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका, मैं आपको बताती हूँ। इंडिया में आपने पढ़ा होगा इरिगेशन है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आपका आया होगा इकोनॉमिक्स में से, सेक्टर या फिर डेवलपमेंट वाले चैप्टर में से आया होगा आपका, जहाँ पे दिया हुआ है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ग्राउंड वाटर यूज़ करती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ग्राउंड वाटर यूज़ होता है, लेकिन इरिगेशन में ज़्यादा होता है। तो इरिगेशन इसका करेक्ट आंसर है। एंड 24 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें जिन्होंने लिस्ट याद नहीं की होगी उन्हें तो भारी पड़ रहा होगा, और जिन्होंने याद की होगी उन्होंने डी पर अपना मार्क लगा दिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन नंबर बी। तो यहाँ पर असर्शन रीज़न दिया हुआ है। इसका एक क्वेश्चन है कि आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। और रीज़न है, द यूज़ ऑफ पॉलिश लैंग्वेज सून केम टू बी अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। तो इसका आंसर जो है ना गाइस, मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, कि जो रीज़न है और असर्शन है वो भी दोनों ट्रू हैं, और रीज़न है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, read the facts regarding the revolution of the liberals in Europe during 1848 and choose the correct option। तो इसमें हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई हो, लेकिन टॉपर्स ने तो कर दिया होगा, आराम से किया होगा उन्होंने। तो हमारा जो है आंसर है आंसर नंबर डी। ठीक है, 1, 2 एंड 4 जो है हमारे करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड ए रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845। कॉन्ट्रैक्टर्स हैड ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। तो गाइस इसका जो आंसर है ना वो भी ए ही है। ए इसका करेक्ट आंसर है, कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और जो है रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अरे ये क्या हो गया, 28 क्वेश्चन कहाँ चला, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। मैं क्वेश्चन पेपर में से देख के बोल देती हूँ, आपको तो पता ही होगा क्या क्वेश्चन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 करेंसी, 2 बैंकिंग, 3 लीगल सिस्टम एंड 4 है डेमोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो मैं बता देती हूँ आपको, वो है डी। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट आंसर। ओके, अब हम जो है चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी थोड़ा सा ब्लर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो
एक ही स्टेट थी जो इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर में थी, बाकी सब तो मतलब उनका बंटवारा सा हुआ था। तो जो एक स्टेट थी वो कौन सी थी? सैर्डिनिया पीडमोंट। ठीक है, ये हमारा आंसर था इसका 29 का। एंड 30 हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवियोर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है ना गाइज, वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था और वो टैक्टफुल डिप्लोमेट भी था और फ्रेंच भी बोलता था वो इटालियन से ज़्यादा, और वो एक इटालियन स्टेट्समैन भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीज़न है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not the result of a sudden upheaval. नेक्स्ट है हमारा रीज़न, एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि वो ए है, ए। ठीक है, दोनों सही है, असर्शन रीज़न और एक्सप्लेनेशन भी सही है। अब हम चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। तो गाइज रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होती है हमारी थोड़ी बहुत। तो अगर आपने सारे ऑप्शन पढ़े हैं तो आपको ज़रूर तीनों ऑप्शन जो है वो पढ़ के वो सही लग रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उन्हें भी थोड़ा बहुत लग ही रहा होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है वो तो हमारा मतलब वो एक सही बात लिखी हुई है। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन क्या है, वो सही हो गया है, क्योंकि हमारी एक प्रॉब्लम नहीं है। वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी हमारा ऑप्शन नंबर ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, मैं वो कर देती हूँ जूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा है डिफॉरेस्टेशन। ओके, मुझे लगता है सबने सही किया होगा, डिफॉरेस्टेशन ईजी है, और तुक्का लगाने वालों ने तो ए ही किया होगा, क्योंकि बहुत सारे तुक्के लगाने वाली वीडियोस जो है ना मैंने देखी हैं, और उनमें ये बताते हैं कि ए ऑप्शन, ए और सी ज़रूर लगा देना अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, एंड अब हम नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीज़न। इसमें दिया हुआ है कि इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। तो इसमें जो है ना असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। क्या एक्सप्लेनेशन जो है वो असर्शन की सही है, रीज़न? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका हम क्या लगा देंगे? इसका हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ओके, ए है हमारा ऑप्शन नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर से हमारा एक और असर्शन और रीज़न आ गया है। असर्शन इसमें दिया हुआ है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी इज़ डोमिनेंट इन अ फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स। रीज़न है, डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो इसका जो आंसर है ना भाई, वो तो यही है। मुझे लगता है ना कि ज़्यादातर आंसर जो हैं असर्शन रीज़न के, वो ए ही है। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही ब्लर है, तो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए पूरा। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड, ये हमारा असर्शन था। रीज़न है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो स्टूडेंट इसका आंसर अगर आपने ए किया है तो आपका तो भाई मौज ही मौज है, क्योंकि आपने आंसर करेक्ट किया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। ओके, तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका सही आंसर है
सब में थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है, बट हो सकता है आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक और असर्शन रीज़न। The distrust between Sinhalas and Tamil communities turned on into widespread conflict in Sri Lanka. Reason हमारा 1956 Act recognized Sinhala as the only official language. ओके, तो इसका भी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ए है। अब हम चलते हैं, ये अच्छा हुआ ये असर्शन रीज़न नहीं था। इसमें दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या था हमारा था लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग था और ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट थे। तो हम कर देते हैं आंसर करेक्ट ए। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसमें क्या है, इसमें एक मैचिंग दी हुई है एंड इसको भी हम कर देते हैं। तो गाइस इसमें ये दे रखा है कि कौन से लिस्ट में क्या क्या जो है, ये बोलते हैं ना क्या ये सब्जेक्ट्स ये है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें है आपका फॉरेस्ट तो नहीं है, पुलिस भी नहीं है, डिफेंस है इसमें यूनियन लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट में है पुलिस, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट है, एंड सब्सिड्यूरी मैटर्स में कंप्यूटर रिलेटेड मैटर है। ठीक है, हम देख लेते हैं फर्स्ट का डी, सेकंड का सी एंड थर्ड का बी, फोर्थ का है। तो ये हमारा जो मैच करे आंसर वो है फोर्थ, मतलब 40 क्वेश्चन का ए। ओके, ए हमारा करेक्ट आंसर है एंड सी में भी आपके यही ऑप्शन दे रखे हैं सेम। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए इसलिए इन्होंने फुल फॉर्म लिख दिया यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर इन्होंने इसलिए लिखी होगी कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा 41 का आंसर कौन सा सही है, ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया लेकिन आपका आंसर ज़रूर पता होगा कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की बात तो हमारी बुक में हुई है, लेकिन ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही नहीं हुई है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा ना भाई वो होगा हमारा ए। ओके, क्योंकि ये नहीं है और इसमें नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 43 जो हमारा फिर से सर्च रीजन है, इसमें दिया हुआ है केरला हैज़ लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। रीज़न है केरला हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका क्वेश्चन पेपर इजी आया था, मतलब थोड़े बहुत ही क्वेश्चन होंगे जिनमें दिमाग घुमाना था, लेकिन बाकी सारे तो इजी थे, अच्छे खासे थे। जिन्होंने ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ा हुआ उन्होंने भी कर लिया हुआ। हाँ, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर भी भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है सारे सेशन रीजन का आंसर ए ही था, तो हमने इसका ए कर दिया है, ए करेक्ट आंसर है हमारा। एंड अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ से आ गए 44 वाला। जिन्होंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं किए हैं ना उनके लिए ये हार्ड होगा, और जिन्होंने कर लिए थे भाई उनकी तो मौज ही मौज, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम, बस डिजिट जो है वो अलग है, बट सेम क्वेश्चन आपका ये डेवलपमेंट चैप्टर का है। ठीक है, अभी इसमें क्या करना था मैं बताती हूँ ना आपको। इसमें क्या करना था कि ये जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो 10,000 है। ठीक है, 4 फैमिली की, और 3 फैमिली की यहाँ पे इनकम दी हुई है, एक की है 6,000, दूसरे की है 8,000 और तीसरे की है 14,000। ठीक है, हमें तो फोर्थ वाले की फैमिली की वो निकालनी थी, हमें क्या बोलते हैं उसको, अरे वो इनकम निकालनी थी। तो कैसे निकालेंगे हम
क्या बोलते हैं उसको, हाँ फॉर्मूला था उसका। उसका फॉर्मूला ये था कि जो हमारी तीनों ये दी हुई है ना 6000, 8000 और 4000, तीनों वैल्यू को प्लस करना है एक्स के साथ, क्योंकि हमने लेट कर लिया है कि हमारी फोर्थ फैमिली की जो बोलते हैं ना, फोर्थ फैमिली जो है ना, ये वाली फोर्थ फैमिली, तो इसकी जो वो है ना इनकम, वो हमने लेट कर ली थी कि भाई वो एक्स, ठीक है। तो 6000 प्लस 8000 प्लस 14000 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने दोनों तरफ से, और डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू में हमने रख दी पर कैपिटा इनकम जो कि थी 10,000, और प्लस करने के बाद आएगा आंसर आपका 28,000। और फिर उसको हमने क्या किया, 4 जो हमारा डिवाइड में था वो हम मल्टीप्लाई में ले गए 10,000 के साथ पर कैपिटा इनकम जो थी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जो भी आंसर आया होगा, तो उसके बाद हमारे जो 28,000 प्लस एक्स लिखा हुआ था, एक्स को सेम लिखकर रहने 20,000 को हम राइट साइड ले आएंगे, माइनस करा देंगे, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फोर्थ फैमिली की इनकम होगी। तो ये था आपका, आप देख भी सकते हैं आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है। चलिए बहुत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो माइनस करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर नंबर सी, 12,000 रुपीज़ जो है हमारी फोर्थ फैमिली की इनकम है। और 45 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स शोज द हाईएस्ट शेयर इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, टर्शरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स shows the highest share in employment in 2017-18 in India। इसका आंसर एक मिनट में आपको बताती हूँ, थोड़ा सा नीचे करके। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्राइमरी। अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर सी पे। तो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये तो इस पैराग्राफ में से है ही नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा तो होगा ना इतना, ठीक है, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, इसलिए इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है कि हाउ इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड विद जूमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है, 1 सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि वो स्लैश एंड बर्न वगैरह वाला जो था वो पार्ट, उससे सोचकर आप ए ऑप्शन कर सकते थे, शायद आपने किया भी होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज कॉनूको इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो गाइज इसमें तो आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपका जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें तो ये सब दे रखा है, ठीक है। तो ये आप आराम से देख कर सकते थे, और इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49 जो है, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज रोका इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका आंसर है आपका बी, ठीक है, रोका है, रोका है, ROCA है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन पे आ गए हम गाइस, इतनी जल्दी, या फिर थोड़ा सा लेट हो गया, आई थिंक 33 मिनट हो गए। तो 50 क्वेश्चन पे आ गए हम, एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूल जाना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, बेचारे वो भी चेक कर लेंगे। 50 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ जूमिंग कल्टीवेशन। आपको जो है जूमिंग कल्टीवेशन की जो मेजर प्रॉब्लम है वो बतानी है यहाँ पे, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, लो प्रोडक्शन, ओके। 51 क्वेश्चन जो है, इन इंडिया स्लश इन बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज बेवर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। थोड़ी सी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, बेवार बेवर जो भी है, लेकिन इसका आंसर गलत नहीं होगा, इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ओके। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
52 क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हमारी मैचिंग दी हुई है और इसमें हमसे बोला है कि कौन से हमारे स्टेट्स में झूमिंग को क्या क्या बोला जाता है। ओके, तो इसमें आंध्र प्रदेश में बोला जाता है पेंडा, ठीक है। और बाकी तो आपने पैराग्राफ में से देख के कर दिया होगा, मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बता देती हूँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैसे जो इसमें एमसीक्यूज हैं उनका ज़्यादातर ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं लग रहा है मुझे ऐसा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन पे, जिसमें से आपको 6 में से 5 करने थे, लेकिन मैं आपको सारे कराऊंगी क्योंकि मुझे तो आपके आंसर मतलब क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं ना, मुझे क्या पता आपने कौन सा किया है कौन सा छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। तो ये जो आपको क्वेश्चन है आपको पैराग्राफ में से दिया हुआ है एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। ओके, आंसर है इसका मार्जिनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सीन एट द मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर इसका एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। हाउ डज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर इन रूरल एरियाज। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, ये क्या हो गया, अभी अभी हमने 56 किया है ना, अब हम आ चुके हैं 57 क्वेश्चन पे। तो ये थोड़ा सा इसी मतलब ये जो केस बेस्ड वाला है लक्ष्मी वाला, इसी का क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन पढ़ती हूँ पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ओके, प्लीज़ चेक कर लेना। अरे यार ये क्या हो रहा है, चेक करते रहना। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस है ना आपके 1 मार्क्स के नहीं है, 0.8 मार्क्स के हैं। इसलिए जितने भी आपके क्वेश्चंस जो आपने सही किए होंगे, मान लीजिए आपने सही किए हैं 32 आपके सही हो गए, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.8 के साथ, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हाँ 58 है। 57 का मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। और 58 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बट ये लाइन पढ़ेंगे हम, इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया है और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है कैनाल्स, ठीक है। वेल हमारे घर में हो सकता है, टैंक हो सकता है, ट्यूब वेल भी हो सकता है, लेकिन कैनाल तो पब्लिक के लिए ही बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है। फिर से ये अच्छा यहाँ से हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी। अब हम चलते हैं अपने मैप वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 59 क्वेश्चन में कि जो ए हमारा मार्क्ड हुआ है वहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा मैप है। तो हम पहले मैप में जाते हैं, मैप में ए कहाँ पर मार्क्ड हुआ है, तो ये जो है ना गाइस दिख रहा है आपको, दिस वन, यहाँ इसकी बात हो रही है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि ये कौन सा हमारा डैम है यहाँ पर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि डैम याद करने से पहले आप यहाँ की स्टेट याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो स्टेट है ना वो उड़ीसा है। और उड़ीसा में अगर आपने याद किया होगा कि कौन सा डैम था तो आपको याद आ जाएगा कि उड़ीसा का जो डैम था वो हमारा कौन सा डैम। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, आंसर नंबर डी, सॉरी सी, आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर,
ठीक है, हीराकुड जो हमारा डैम महानदी पे बना हुआ है वो हमारा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो हमारा क्वेश्चन है कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करा रही थी मैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मार्क्ड एज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा मार्क किया है इन्होंने बी पे। गाइस आई एम सॉरी, क्या हो गया। हाँ, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि बी हमारा ये रहा। ओके, तो हमें याद करना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी स्टेट थी, क्या बोलते हैं उसको, डैम याद करने से पहले हमें यहाँ की स्टेट याद कर लेनी चाहिए। सॉरी गाइस, यहाँ पे कोई डैम वगैरह नहीं है, या होगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि ये कौन सी स्टेट है। इस स्टेट का जो है हमें नाम बताना है। ओके, इस वाली स्टेट का। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट थी, हमने याद किया था कि उड़ीसा के सामने वाली स्टेट जो थी, कौन सी स्टेट, ये वाली। ठीक है, ये वाली स्टेट जो थी वो थी छत्तीसगढ़, और उड़ीसा के ऊपर वाली जो थी ये वाली, ये थी बिहार। और बिहार के पास कौन सी स्टेट थी, तो बिहार के पास जो ये स्टेट है इसका नाम है हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल हमारा इसका आंसर है। इतनी देर के सोचने के बाद हमें याद आया कि इसका आंसर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल हमारा आंसर है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इससे ही मिलता जुलता है। अगर आपने कुछ मतलब स्टेट के साथ साथ डैम याद किए हैं और उनकी स्टेट्स के साथ साथ जो वो दिए हुए हैं ना आपके क्रॉप्स, वो याद किए हैं, तो भाई आपके तो आंसर एकदम सही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 59 है, फिर से 59। तो इसमें दिया हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन उड़ीसा। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कि जो ए मार्क्ड हुआ है वहाँ पे कौन सा डैम है, तो वो हमारी क्या थी, स्टेट उड़ीसा थी, और उड़ीसा में हमारा हीराकुड था। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस वाले में विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उड़ीसा। ठीक है, अब हमें डैम बताना है। पहले हमें ऊपर दिया हुआ था कि उड़ीसा में कौन सा डैम है, हमने पता लगा लिया। अब हमें इसमें पूछा है कि नहीं सॉरी, हमें ऊपर वाले 59 क्वेश्चन में ये पूछा था कि ए जो मार्क्ड हुआ है मैप में उसमें हमारा कौन सा डैम है, तो हमने बता दिया हीराकुड। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि उड़ीसा में कौन सा डैम है, तो यहाँ का जो हमारा आंसर है ना वो भी हीराकुड ही है। ठीक है, हीराकुड हमारा सही आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ, मतलब क्वेश्चन फिर से। सो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। सो इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है, वेस्ट बंगाल हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइज अगर आपके आंसर जो हैं वो सही चले गए हैं सारे के सारे, ओके, मतलब जितने भी करने थे 50 करने थे और आपके 50 के 50 सही चले गए हैं, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनके गलत गए कोई बात नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, तो टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और 0.8 मार्क्स का है क्वेश्चन, और मैंने आपको बता दिया कि आपको कैलकुलेट कैसे करने हैं। आपको जो है अपने मार्क्स लेने हैं और उनको जो है क्या करना है, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.8 वाले 0.8 के साथ आपको अपने मार्क्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा।
ओके, मान लीजिए जैसे कि आपने, ओ सॉरी, मैं ये ले लेती हूँ जगह थोड़ी सी वाइट वाइट। मान लीजिए कि आपने करे हैं क्वेश्चन 40, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई है 0.8 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 32। ओके, 32 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, बहुत हो गया आज के लिए। जब आप अपना 2 दिसंबर को साइंस का एग्ज़ाम देकर आ जाएंगे तो मैं फिर से आ जाऊंगी आपको आंसर बताने के लिए। चली जाती हूँ, बाय।